सभी विद्यार्थियों का आज की इस विस्तृत क्लास में स्वागत है। और मैम आज का हमारा मिशन क्या है? आज का हमारा मिशन है कक्षा 6 के भूगोल। और ये एक वन शॉट कवरेज है ना मैम? जी सर, बिल्कुल। यह एक वन शॉट कवरेज है, जिसका मतलब है कि आज हम केवल तथ्यों को रटेंगे नहीं, बल्कि उनके पीछे के विज्ञान को गहराई से समझेंगे। बहुत बढ़िया। और हाँ, ये क्लास सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इसे विशेष रूप से हमारे हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए तैयार किया गया है। पृथ्वी मुख्य रूप से 2 तरह की गतियां करती है जी, जिन्हें हम रोटेशन और रेवोल्यूशन कहते हैं। हाँ, यानी घूर्णन और परिक्रमण। तो सर, अगर हम सबसे पहले घूर्णन गति पर ध्यान दें तो इसे अपने अक्ष पर पृथ्वी की गति कहा गया है। बिल्कुल। तो क्या इसका मतलब वही है जैसे बचपन में हम लट्टू घुमाते थे? क्या पृथ्वी का अपने उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के अक्ष पर घूमना बिल्कुल एक लट्टू के अपनी कील पर घूमने जैसा है? हाँ, मतलब समझने के लिए लट्टू वाला उदाहरण बहुत बढ़िया है। अच्छा। लेकिन बस फर्क इतना है कि लट्टू एक ठोस जमीन पर टिककर घूमता है। और पृथ्वी अंतरिक्ष में घूम रही है। बिल्कुल, बिना किसी सहारे के। और स्लाइड 2 के चित्रों में ये स्पष्ट है कि ये घूर्णन एक काल्पनिक अक्ष या धुरी पर हो रहा है। अच्छा सर, तो इस घूर्णन का हमारे रोजमर्रा के जीवन पर सबसे बड़ा असर क्या पड़ता है? इसका सबसे बड़ा और तुरंत दिखने वाला प्रभाव है दिन और रात का होना। वो कैसे? देखिए क्लास, कल्पना कीजिए कि एक अंधेरे कमरे में एक विशाल हीट लैंप रखा है, जो कि हमारा सूरज है। ठीक है। और उसके सामने हमारा घूमता हुआ ग्लोब यानी पृथ्वी है। अब क्योंकि पृथ्वी गोल है ना? हाँ, बिल्कुल। तो किसी भी एक समय में इसका केवल आधा हिस्सा ही उस लैंप के प्रकाश के सामने आ सकता है। अच्छा, तो जो हिस्सा सामने है वहाँ सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। हाँ, और वहां दिन होता है। और जो हिस्सा पीठ पीछे है, जहाँ प्रकाश नहीं पहुँच रहा, वहां पूर्ण अंधकार होता है, जिसे हम रात कहते हैं। ये तो बहुत आसान था समझना। लेकिन सर, स्लाइड 3 पर आते ही मुझे थोड़ी उलझन हो रही है। क्या उलझन है मैम? अगर आधा हिस्सा दिन में है और आधा रात में, तो अचानक से ऐसा तो नहीं होता होगा कि आपने एक कदम आगे बढ़ाया और आप सीधे दिन से रात में पहुंच गए? हाँ, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता। तो इन दोनों को अलग करने वाली कोई रेखा तो होनी चाहिए। सामग्री में एक बहुत ही भारी भरकम शब्द का प्रयोग किया गया है, प्रदीप्ति वृत्त। जी, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। हाँ, तो क्या ग्लोब पर सच में ऐसी कोई सीमा रेखा खींची है जो दिन और रात को बांटती है? नहीं मैम, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर क्लास को एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द पर ध्यान देना चाहिए, और वो शब्द है काल्पनिक। काल्पनिक मतलब इमेजिनरी। जी, अगर हम अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखें तो जमीन पर कोई लाइन नहीं खींची हुई है। अच्छा। ये प्रदीप्ति वृत्त असल में सिर्फ एक ज्यामितीय अवधारणा है। इसे क्लास ऐसे समझ सकती है जैसे कोई विशाल कॉस्मिक स्कैनर। बिल्कुल, जैसे कोई स्कैनर की लाइट पूरी पृथ्वी पर लगातार गोल गोल घूम रही हो। अरे वाह! और क्योंकि पृथ्वी खुद लगातार घूर्णन कर रही है, इसलिए ये वृत्त किसी एक देश या शहर पर कभी रुकता नहीं है। ये हमेशा खिसकता रहता होगा। जी, ये लगातार पश्चिम से पूरब की ओर खिसकता रहता है। और इसी स्कैनर के आगे बढ़ने के कारण ही हम सूर्योदय और सूर्यास्त का अनुभव करते हैं। क्या बात है! ये स्कैनर वाला नजरिया तो बहुत ही शानदार है। मतलब हम खड़े एक ही जगह पर हैं, लेकिन वो प्रकाश का वृत्त हमारे ऊपर से गुजर रहा है। बिल्कुल मैम। तो क्लास, घूर्णन गति से दिन और रात का ये सिस्टम तो हमें समझ आ गया। लेकिन सर, जी, here's where it gets really interesting. दिन और रात तो रोज की बात है, लेकिन ये सर्दियां और गर्मियां कहाँ से आ जाती हैं? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। मतलब कभी हम दिसंबर में इतने सारे स्वेटर पहन के ठिठुर रहे होते हैं और कभी जून में हमें एसी के बिना चैन नहीं आता। और इसका जवाब हमें स्लाइड 4 और 5 में मिलता है, जहां हमारी सामग्री पृथ्वी की दूसरी प्रमुख गति का परिचय देती है, जो कि है परिक्रमण गति यानी रेवोल्यूशन। एकदम सही। परिक्रमण का मतलब है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर एक फिक्स्ड कक्षा में चक्कर लगाना। और इसी गति की वजह से पृथ्वी पर अलग-अलग ऋतुएं आती हैं, जैसे वसंत, शरद और हमारी संक्रांतियां। बिल्कुल। लेकिन मैम, ऋतुओं के इस चक्र में गोता लगाने से पहले मुझे लगता है क्लास की एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करनी चाहिए। कौन सी गलतफहमी सर? ज्यादातर लोगों को लगता है कि जब पृथ्वी परिक्रमण करते हुए सूर्य के बहुत पास आ जाती है, तब गर्मियां होती होंगी। हाँ, और जब दूर जाती होगी तो सर्दियां? जी, लेकिन ये सच नहीं है। रुकिए, मैं खुद भी यही सोच रही थी।
अगर हम आग के पास जाते हैं तो गर्मी लगती है और दूर जाते हैं तो ठंड, तो सूरज के मामले में ये तर्क काम क्यों नहीं करता? क्योंकि मैम हम एक बहुत बड़ी चीज को नजरअंदाज कर रहे हैं। क्या? पृथ्वी का झुकाव। स्लाइड 5 के चित्र बहुत साफ दिखाते हैं कि पृथ्वी बिल्कुल सीधी खड़ी होकर परिक्रमा नहीं कर रही है। अच्छा, वो थोड़ी झुकी हुई है। हाँ, वो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और ये झुकाव ही वो मास्टर चाबी है जो मौसम बदलने का रहस्य खोलती है। तो दूरी का कोई लेना देना नहीं है? बहुत कम। आपको जानकर हैरानी होगी कि जनवरी में पृथ्वी सूर्य के सबसे करीब होती है। क्या? लेकिन जनवरी में तो हमारे यहाँ भयंकर ठंड होती है। वही तो, हम सूरज के सबसे पास हैं फिर भी कांप रहे हैं, क्योंकि असल खेल उस 23.5 डिग्री के झुकाव का है। तो फिर ये झुकाव गर्मी और ठंड कैसे पैदा करता है सर? थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। चलिए क्लास, इसे एक शक्तिशाली टॉर्च के उदाहरण से समझते हैं। ठीक है। अगर आप एक टॉर्च को दीवार पर बिल्कुल सीधा मारते हैं तो क्या होता है? प्रकाश एक छोटी सी जगह पर फोकस होता है। हाँ, और वो जगह काफी गर्म और चमकदार हो जाएगी। बिल्कुल। लेकिन अगर आप उसी टॉर्च को थोड़ा तिरछा कर दें तो प्रकाश फैल जाएगा। प्रकाश एक बड़े हिस्से पर फैल जाएगा, लेकिन उसकी तीव्रता कम हो जाएगी। एकदम सही। उसकी गर्मी कमजोर हो जाएगी। और ठीक यही सूर्य की किरणों के साथ होता है। अच्छा। पृथ्वी के झुकाव के कारण साल के कुछ महीनों में पृथ्वी का उत्तरी हिस्सा सूर्य की ओर झुक जाता है। तो वहां सूर्य की किरणें उस सीधी टॉर्च की तरह पड़ती हैं? जी, एकदम सीधी किरणें, मतलब भयंकर गर्मी। और उसी समय जो दक्षिणी हिस्सा है वो सूर्य से दूर झुका होता है। वहां किरणें तिरछी पड़ती हैं, गर्मी फैल जाती है और वहां शीत ऋतु आ जाती है। वाह, टॉर्च वाले इस उदाहरण ने तो सारी तस्वीर एकदम साफ कर दी। मतलब प्रकाश होना बड़ी बात नहीं है, वो किस कोण से पड़ रहा है ये ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल मैम। तो विद्यार्थियों, इससे पहले कि हम इस 23.5 डिग्री झुकाव के कारण होने वाली 4 प्रमुख स्थितियों की गहराई में गोता लगाएं, जी, हम आपको याद दिला दें कि ऐसे ही और भी बेहतरीन और ज्ञानवर्धक पाठों के लिए शिक्षा स्टोर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हाँ क्लास, जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए सर, अब अपनी स्लाइड 6 और 7 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ 21 जून की एक बहुत ही खास खगोलीय घटना का जिक्र है। जी, जिसे उत्तर अयनात या समर सॉल्स्टिस कहा गया है। हाँ, लिखा है कि इस समय सूर्य आकाश में अपने सबसे उत्तरी बिंदु पर होता है। ये कैसे होता है? देखिए, 21 जून के आसपास पृथ्वी परिक्रमा करते हुए उस जगह पहुंच जाती है जहां उसका उत्तरी गोलार्ध पूरी तरह से सूर्य की तरफ झुका होता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सूरज की तरफ है। हाँ, इस झुकाव की वजह से सूर्य की जो सीधी किरणें हैं वो भूमध्य रेखा के ऊपर 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा पर गिरती हैं। अच्छा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, वो भी एकदम लंबवत। बिल्कुल 90 डिग्री के कोण पर एकदम सीधी। यानी उत्तरी गोलार्ध पर टॉर्च की रोशनी सीधे फोकस हो रही है। जी मैम, और क्योंकि किरणें सीधी हैं तो इस इलाके में बहुत ज्यादा ऊष्मा प्राप्त होती हैं। तो इसका मतलब भारत, अमेरिका, यूरोप जैसे देशों में वहां ग्रीष्म ऋतु होती है, मतलब भयंकर गर्मी। और सामग्री में ये भी लिखा है कि 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। हाँ, क्योंकि झुकाव के कारण उत्तरी गोलार्ध का एक बहुत बड़ा हिस्सा लंबे समय तक सूर्य के प्रकाश में रहता है, इसलिए दिन लंबे और रातें सबसे छोटी होती हैं। अरे वाह! तो सर, मेरा एक सवाल है। पूछिए। जब हम भारत में जून की उस चिलचिलाती धूप में पसीना बहा रहे होते हैं, तब हमारी पृथ्वी का जो दक्षिणी गोलार्ध है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, जी, वो तो सूर्य से उल्टी दिशा में झुका हुआ है ना? एकदम सही। तो क्या वहां उस समय सर्दियां चल रही होती हैं? बिल्कुल मैम, आपका विश्लेषण एकदम सटीक है। क्योंकि वो हिस्सा दूर झुका है तो वहां सूर्य की किरणें बहुत तिरछी पहुंचती हैं। अच्छा। इसलिए जब हम यहाँ एसी चला रहे होते हैं, ठीक उसी समय ऑस्ट्रेलिया में लोग भारी जैकेट पहने होते हैं, क्योंकि वहां शीत ऋतु चल रही होती है। बाप रे, एक ही ग्रह, एक ही समय, लेकिन बस एक झुकाव ने 2 अलग-अलग दुनिया बना दी। और इसी 21 जून की घटना को हम ग्रीष्म अयनांत या कर्क संक्रांति भी कहते हैं। प्रकृति का ये सामंजस्य सच में अविश्वसनीय है। लेकिन सर, ये स्थिति हमेशा तो नहीं रहती ना? नहीं, पृथ्वी तो लगातार चल रही है। हाँ, जून के बाद जुलाई, अगस्त और फिर हम आते हैं ठीक 6 महीने बाद वाली स्थिति में, स्लाइड 8 और 9 के अनुसार। जी, जिसे दक्षिण अयनांत या विंटर सॉल्स्टिस कहा गया है। ये 22 दिसंबर के आसपास की बात है। तो यहाँ क्या बदलाव आता है? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि पृथ्वी का झुकाव नहीं बदलता। तो क्या बदलता है? सूर्य के सापेक्ष उसकी स्थिति बदल जाती है। 22 दिसंबर को पृथ्वी घूमकर सूर्य के दूसरी तरफ आ जाती है। अच्छा,
तो अब उत्तरी गोलार्ध सूर्य से दूर हो गया, और दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुक गया। यानी अब बाजी पूरी तरह से पलट चुकी है सर। एकदम पलट गई। अब सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध के बजाय दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर एकदम सीधी पड़ती हैं। मकर रेखा मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न? जी, तो अब दक्षिणी गोलार्ध में वो सीधी टॉर्च वाला प्रभाव काम कर रहा है। तो इसका मतलब अब ऑस्ट्रेलिया में गर्मी आ गई। हाँ, वहां ग्रीष्म ऋतु आ जाती है, दिन लंबे हो जाते हैं। और अगर हम उसी 22 दिसंबर को अपने उत्तरी गोलार्ध यानी भारत को देखें तो हम सूरज से दूर झुके हुए हैं। सही कहा। हमारी तरफ आने वाली किरणें अब बहुत तिरछी हो गई हैं, गर्मी फैल गई है और कमजोर हो गई हैं। आहा, इसीलिए हम दिसंबर में कड़ाके की ठंड महसूस करते हैं। दिन छोटे हो जाते हैं, शाम जल्दी हो जाती है। बिल्कुल मैम, और सामग्री बताती है कि इसे ही शीत अयनांत या मकर संक्रांति कहा जाता है। वाह, तो हमने देखा कि कैसे बस एक गति और एक स्थिर झुकाव ने पूरे ग्रह के मौसम को एक बैलेंस तरीके से पलट कर रख दिया। जी, हमने साल के उन 2 चरम बिंदुओं की बात कर ली है जब दिन सबसे लंबे या रातें सबसे छोटी होती हैं। लेकिन सब पृथ्वी सिर्फ इन 2 चरम स्थितियों के बीच तो नहीं झूलती ना? नहीं मैम, जब पृथ्वी उत्तर और दक्षिण अयनांत के बीच यात्रा कर रही होती है तो बीच में 2 ऐसे बिंदु भी आते हैं जहां सब कुछ बराबर हो जाता है। हाँ, जब कोई चीज एक छोर से दूसरे छोर जाती है तो बीच में एक ऐसा समय तो आएगा ही जहां न दिन बड़ा हो न रात। बिल्कुल, और स्रोत सामग्री इस संतुलन को विषुव कहती है। अंग्रेजी में जिसे इक्विनॉक्स कहते हैं। जी, और क्लास स्लाइड 10 पर जो इसका भाषा विज्ञान यानी एटमोलॉजी दी गई है वो बहुत रोचक है। हाँ, वो लैटिन भाषा से आया है। बिल्कुल, ये 2 शब्दों से बना है, एक्विस जिसका मतलब है बराबर और नॉक्स जिसका मतलब है बराबर रात। तो इसका शाब्दिक अर्थ ही है कि वर्ष का वो समय जब दिन और रात की अवधि पूरी तरह से समान होती है। ठीक 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। एकदम सही। लेकिन सर, वैज्ञानिक रूप से ऐसा क्यों होता है? क्या इस समय पृथ्वी का झुकाव अचानक से गायब हो जाता है? अरे नहीं मैम, झुकाव कहीं गायब नहीं होता। वो अपनी जगह पर 23.5 डिग्री ही रहता है। तो फिर ये बराबर दिन रात कैसे? होता यह है कि इन विशिष्ट तिथियों पर, जो साल में 2 बार आती हैं, पृथ्वी सूर्य के सापेक्ष ऐसी जगह होती है कि उसका कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता। अच्छा। क्लास इसे ऐसे विजुलाइज करे कि पृथ्वी ना तो आगे झुकी है ना पीछे, वो सूर्य के बिल्कुल बगल में है। तो इस स्थिति में सूर्य की किरणें कर्क या मकर रेखा पर नहीं पड़ती? नहीं, वो ठीक बीचों बीच यानी भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। इक्वेटर पर। तो क्योंकि प्रकाश सीधे केंद्र पर पड़ रहा है इसलिए वो दोनों गोलार्धों में बराबर बढ़ जाता है। बिल्कुल, और जो हमारा वो प्रदीप्ति वृत्त था स्कैनर, वो ठीक उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों से होकर गुजरता है। और इसीलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर हो जाते हैं। ये तो बहुत ही गजब का मैकेनिज्म है। जी, और सामग्री हमें बताती है कि ये विषुव साल में 2 बार होता है। पहली स्थिति आती है 21 मार्च को। 21 मार्च। इस समय उत्तरी गोलार्ध में सर्दियों के बाद का समय होता है ना? हाँ, जिसे हम वसंत विषुव या स्प्रिंग इक्विनॉक्स कहते हैं। ये वो सुहावना मौसम है जब न ज्यादा ठंड होती है न गर्मी, और पेड़ों पर नए पत्ते आने लगते हैं। और क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में हमेशा उल्टा होता है तो 21 मार्च को वहां शरद ऋतु यानी ऑटम होगा। एकदम सही मैम। और फिर परिक्रमा करते हुए जब पृथ्वी ठीक 6 महीने बाद 23 सितंबर को दूसरे विषुव बिंदु पर पहुंचती है तो कहानी फिर पलट जाती है। जी, सामग्री इसे शरद ऋतु विषुव दर्शाती है। हाँ, 23 सितंबर को हमारे यहाँ यानी उत्तरी गोलार्ध में गर्मियों के बाद शरद ऋतु आती है, जब पत्ते झड़ने लगते हैं और हल्की हल्की ठंड की आहट होने लगती है। और ठीक उसी समय दक्षिणी गोलार्ध में सर्दियों के बाद वसंत ऋतु की शुरुआत होती है। क्या बात है! तो यही वो संपूर्ण चक्र है। बिल्कुल मैम। पृथ्वी अपनी धुरी पर 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमते हुए उस प्रदीप्ति वृत्त के स्कैनर को चलाती है और दिन रात बनाती है। और साथ ही उस जादुई 23.5 डिग्री झुकाव को बनाए रखते हुए सूर्य का चक्कर लगाती है, जिससे किरणें कभी सीधी तो कभी तिरछी पड़ती हैं और ये सुंदर ऋतुओं का चक्कर चलता रहता है। सच में क्लास, ये सब जानकर ऐसा लगता है जैसे हमारी पृथ्वी ब्रह्मांड की सबसे सटीक और जटिल घड़ी है, जिसका हर एक पुर्जा पूरी सटीकता के साथ काम कर रहा है। बिल्कुल। मानचित्र या मैप
दरअसल एक ऐसा उपकरण है जो हमारे दिमाग को इस पूरी दुनिया की एक तस्वीर बनाने में मदद करता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा तकनीकी पेच है। ग्लोब, जो कि पृथ्वी का एक मॉडल है, वो गोल होता है। लेकिन जब हम उस गोल पृथ्वी को एक कागज पर उतारते हैं तो वो मानचित्र कहलाता है। और इसे कागज पर उतारना कोई आसान काम नहीं है। बिल्कुल मैम, और यहीं से मेरा पहला सवाल आता है। अगर मैं कक्षा के विद्यार्थियों को एक बहुत ही आसान उपमा दूं तो ये कुछ ऐसा है जैसे हमारी गोल पृथ्वी को किसी ने बेलन से बेल कर एक चपाती की तरह बिल्कुल समतल बना दिया हो। अरे वाह, ये चपाती वाला उदाहरण बहुत सटीक है ना? लेकिन मैम, जब हम आटे की लोई को बेलते हैं तो वो कहीं से मोटी और कहीं से पतली हो जाती है, उसका आकार बिगड़ जाता है। तो फिर एक मानचित्र बनाने वाले ये कैसे सुनिश्चित करते हैं कि समतल कागज पर दुनिया का आकार न बिगड़े? यहीं पर सबसे दिलचस्प बात आती है सर, और यही वो जगह है जहां मानचित्र के दो सबसे सख्त और बुनियादी नियम लागू होते हैं। मानचित्र केवल पृथ्वी की कोई पेंटिंग नहीं है। अच्छा। इसका पहला नियम यह है कि ये हमेशा एक समतल सतह यानी फ्लैट सरफेस पर बनाया जाता है। फ्लैट सरफेस। जी। और इसका दूसरा और सबसे अहम नियम यह है कि ये हमेशा एक निश्चित पैमाना यानी स्केल के अनुसार बनाया जाता है। यानी पैमाना वो जादू है जो इस चपटी दुनिया को असल दुनिया के एकदम सटीक अनुपात में रखता है। बिल्कुल सर। आपके चपाती वाले उदाहरण को ही लें तो मानचित्रकार एक ऐसा गणितीय बेलन इस्तेमाल करते हैं जो ये सुनिश्चित करता है कि जब पृथ्वी को चपटा किया जाए तो स्थानों के बीच की जो दूरी का अनुपात है ना, वो बिल्कुल ना बिगड़े। ये तो हुई मानचित्र के काम करने के तरीके की बात। लेकिन मैम, अगर मैं एक विद्यार्थी के नजरिए से सोचूं तो पृथ्वी पर तो अनगिनत चीजें हैं। जी बिल्कुल। ऊंचे पर्वत हैं, गहरी नदियां हैं, बड़े बड़े शहर हैं, देशों की सीमाएं हैं, सड़कें हैं। अगर हम इन सभी चीजों को एक ही कागज पर उकेरने की कोशिश करेंगे तो वो मानचित्र कम और एक उलझी हुई पहेली ज्यादा लगेगा। हाँ, वो तो है। तो हम इस जानकारी की भीड़ को कैसे संभालते हैं? ये एक बहुत ही तार्किक समस्या है सर। अगर आप एक ही कागज पर सब कुछ थोप देंगे तो उसे पढ़ना असंभव हो जाएगा। इसीलिए अध्ययन की सुविधा के लिए मानचित्रों को मुख्य रूप से 3 अलग-अलग प्रकारों में बांटा गया है। मतलब हम जानकारी को फिल्टर कर देते हैं। अच्छा, तो 3 प्रकार हैं। पहला कौन सा है? सबसे पहला प्रकार है भौतिक मानचित्र या फिजिकल मैप। इसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ प्रकृति पर होता है। अगर मैं इसे सही से समझ रहा हूँ तो प्राकृतिक आकृतियों से आपका मतलब उन चीजों से है जो पृथ्वी पर हमारे आने से पहले से मौजूद हैं। एकदम सही। जैसे कि पहाड़, नदियां, पठार या मैदान। ये इंसानों द्वारा बनाई गई किसी भी चीज को नहीं दिखाता। जब हम किसी जगह का भौतिक मानचित्र देखते हैं तो हम ये समझना चाहते हैं कि उस जगह की जमीन कैसी है। यानी कहाँ पहाड़ इतनी ऊंचाई पर हैं कि वहां रहना मुश्किल है और कहाँ नदियां बह रही हैं। जी, ये मानचित्र हमें प्रकृति के नियम समझाता है। लेकिन मैम, इंसान तो प्रकृति के बनाए नियमों से बहुत आगे बढ़ चुका है। बिल्कुल बढ़ चुका है। अब अगर मुझे ये जानना हो कि भारत के किस राज्य की सीमा कहाँ खत्म होती है और दूसरे राज्य की सीमा कहाँ से शुरू होती है, तो मुझे पहाड़ या नदी देखने से तो काम नहीं चलेगा। जी हाँ, क्योंकि प्रकृति ने तो जमीन पर कोई लकीर नहीं खींची है कि यहाँ से नया राज्य शुरू हो गया। और इसी आवश्यकता ने जन्म दिया हमारे दूसरे प्रकार को, जिसे हम राजनीतिक मानचित्र या पॉलिटिकल मैप कहते हैं। अच्छा, तो ये सीमाओं के लिए? जी सर। राजनीतिक मानचित्र पूरी तरह से इंसानी व्यवस्थाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें शहर, राज्य, देश और उनकी सीमाएं दिखाई जाती हैं। यानी अगर हम ये देख रहे हैं कि एक देश की सरहद कहाँ तक जाती है तो हम राजनीतिक मानचित्र का उपयोग कर रहे हैं। बिल्कुल। ये नक्शा हमें समाज और सत्ता की बनावट को समझने में मदद करता है। समझ गया। लेकिन कल्पना कीजिए मैम कि मुझे ना तो पहाड़ों से मतलब है और न ही राज्यों की सीमाओं से। अच्छा, तो फिर? मान लीजिए कि मैं एक मौसम विज्ञानी हूं जिसे ये देखना है कि देश के किस हिस्से में सबसे ज्यादा बारिश होती है। ऐसे में तो भौतिक और राजनीतिक मानचित्र मेरे किसी काम के नहीं रहेंगे ना। बहुत सही सवाल सर। और यहीं पर हमारा तीसरा प्रकार आता है जिसे हम थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। थीमेटिक मानचित्र? जी। शब्द थीम का मतलब ही है कोई एक विशेष विषय। क्लास आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि एक ऐसा नक्शा है जो सिर्फ एक खास कहानी सुनाता है। मतलब थीमेटिक मानचित्र किसी विशेष विषय की बहुत ही केंद्रित जानकारी देते हैं। बिल्कुल। अगर इसका विषय जनसंख्या है तो ये नक्शा सिर्फ ये बताएगा कि कहाँ कितने लोग रहते हैं। और अगर विषय सड़क है तो ये सिर्फ सड़कों का जाल दिखाएगा। जी सर। और जैसा आपने कहा, अगर थीम मौसम है तो ये हमें बादलों, बारिश या तापमान के बारे में बताएगा।
ये तो ऐसा हो गया मैम जैसे हमने एक बहुत बड़े डेटाबेस में से सिर्फ अपनी जरूरत की फाइल को फिल्टर कर लिया हो। यही मानचित्र विज्ञान की सबसे बड़ी खूबसूरती है। हम जरूरत के हिसाब से दुनिया को देखने का नजरिया बदल सकते हैं। ये वाकई अद्भुत है। विद्यार्थियों, इससे पहले कि हम मानचित्र के घटकों रूपी इस पहेली के सबसे गहरे हिस्से में उतरें और ये समझें कि ये गणितीय जादू आखिर काम कैसे करता है, मैं आप सभी को याद दिला दूं कि आप शिक्षा स्टोर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी गहराई से भरी कोई भी कक्षा आपसे ना छूटे। तो चलिए विद्यार्थियों, अब हम मानचित्र की संरचना के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की ओर बढ़ते हैं। जी। किसी भी मानचित्र को सिर्फ देखना काफी नहीं है, उसे पढ़ना और समझना आना चाहिए। और इसे पढ़ने के लिए हमें इसके 3 प्रमुख घटकों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और ये 3 घटक कौन से हैं मैम? मैं इनमें से पहले घटक यानी दूरी पर बात करना चाहूंगा, क्योंकि यही मुझे सबसे ज्यादा हैरानी होती है। अच्छा, वो कैसे? मैम, मानचित्र हमेशा छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, ये तो हम जानते हैं। लेकिन 2 शहरों के बीच की असली दूरी तो सैकड़ों किलोमीटर हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। अब अगर 2 शहरों के बीच 100 किलोमीटर की दूरी है, तो हम 100 किलोमीटर लंबा कागज तो नहीं ला सकते। हम इस विशाल दूरी को एक छोटे से पन्ने पर कैसे समेट लेते हैं? ये एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम है। अगर हम दूरी को बिना किसी नियम के छोटा कर दें तो पूरा नक्शा ही गलत हो जाएगा। बिल्कुल। इसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि कागज पर स्थानों को चाहे जितना भी छोटा कर दिया जाए, उनके बीच की जो सापेक्ष दूरी है वो वास्तविक ही रहनी चाहिए। अच्छा, तो इसे सावधानी से छोटा किया जाता है। जी, स्थानों की स्थिति बिल्कुल सही रहे, इसके लिए हम गणित के एक टूल का उपयोग करते हैं जिसे पैमाना या स्केल कहते हैं। यानी हम एक गणितीय अनुपात तय कर लेते हैं। जैसे हमने तय कर लिया कि कागज पर 1 सेंटीमीटर की लाइन असल दुनिया के 100 किलोमीटर के बराबर होगी। बिल्कुल सही सर। क्लास, अगर आप इसे सोचें तो ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म के उस जादुई फॉर्मूले की तरह है जो बड़ी बड़ी चीजों को उनके सही अनुपात में एकदम छोटा कर देता है। ये उपमा बहुत दिलचस्प है सर, लेकिन इस साइंस फिक्शन फॉर्मूला में गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। वो कैसे? अगर नक्शा बनाने वाले ने पैमाने में 1 मिलीमीटर की भी गलती कर दी ना, तो असल दुनिया में वो कई किलोमीटर की गलती बन जाएगी और आप अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। बाप रे, यानी इस गणितीय मापन में अत्यधिक सावधानी बरती जाती है। जी बिल्कुल। अब हमने पैमाने की मदद से दुनिया को छोटा तो कर लिया, उसे कागज पर भी ले आए, लेकिन मैम जब मैं उस कागज को अपने हाथ में पकड़ता हूं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे किस तरफ जाना है? यही तो बात है। अगर मैं कागज को उल्टा पकड़ लूं तो मेरा पूरा सफर ही उल्टा हो जाएगा। और यहीं पर हमारा दूसरा घटक काम आता है, जिसे हम दिशा कहते हैं। दिशा यानी डायरेक्शन? हाँ, बिना दिशा के कोई भी मानचित्र सिर्फ एक सुंदर चित्र है, नेविगेशन का टूल नहीं। विद्यार्थियों, आपने ध्यान दिया होगा कि अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ एक तीर का निशान बना होता है। हाँ, मैंने देखा है। और उस तीर के निशान के ऊपर आमतौर पर ऊ लिखा होता है। हाँ, ये ऊ उत्तर दिशा यानी नॉर्थ को दर्शाता है। एकदम सही। लेकिन उत्तर ही क्यों? क्या हम किसी और दिशा से शुरुआत नहीं कर सकते? ये तो एक बहुत ही अच्छा सवाल है क्लास के लिए। असल में उत्तर दिशा को एक मानक के रूप में इसलिए चुना गया ताकि दुनिया भर के लोग मानचित्र को एक ही तरीके से पकड़ें और पढ़ें। अच्छा, एक स्टैंडर्ड बना दिया गया। जी, ध्रुव तारे की वजह से प्राचीन काल से ही उत्तर दिशा को खोजना सबसे आसान रहा है। जब आपको ये पता चल जाता है कि ऊपर की तरफ उत्तर है तो बाकी की दिशाओं का पता लगाना बेहद आसान हो जाता है। ये तो सामान्य तर्क है। अगर मुझे पता है कि मेरे सामने उत्तर है तो ठीक मेरे पीछे दक्षिण होगा। बिल्कुल। मेरे दाईं ओर पूरब होगा जहां से सूरज उगता है और मेरे बाईं ओर पश्चिम होगा। एक कंपास भी तो ऐसे ही काम करता है। जी, कंपास रोज ठीक इसी तरह काम करता है। लेकिन मैम, दुनिया इतनी सीधी तो नहीं है। क्या होगा अगर मुझे जिस जगह जाना है वो बिल्कुल उत्तर या बिल्कुल पूर्व में ना होकर उन दोनों के बीच में कहीं हो? तब मैं क्या कहूंगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? यही वो जगह है जहां हमें और अधिक सटीकता की आवश्यकता होती है। 4 मुख्य दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम के अलावा बीच की 4 दिशाएं भी होती हैं। अच्छा, इन्हें मध्यवर्ती दिशाएं कहते हैं। तो हम मुख्य दिशाओं को मिलाकर नई दिशाएं बनाते हैं। जैसे उत्तर और पूर्व के ठीक बीच के हिस्से को हम उत्तर पूर्व कहेंगे। बिल्कुल सही। इसी तरह पूर्व और दक्षिण के बीच का हिस्सा दक्षिण पूर्व कहलाता है। और अगर हम दक्षिण और पश्चिम के बीच जाएं तो वो दक्षिण पश्चिम होगा। जी सर। और अंत में पश्चिम और उत्तर के बीच का क्षेत्र उत्तर पश्चिम कहलाएगा। इन बीच वाली दिशाओं का आविष्कार ही इसलिए हुआ ताकि किसी भी स्थान की सही स्थिति का सटीक पता लगाया जा सके।
ताकि नेविगेशन में एकदम पिन पॉइंट सटीकता आए। जी, अब हमारे पास दूरी नापने का पैमाना है और सही रास्ता बताने के लिए दिशाएं हैं। लेकिन मैम, मानचित्र का असली काम तो हमें ये बताना है कि जमीन पर क्या-क्या मौजूद है, और ये हमें हमारे तीसरे घटक की ओर ले जाता है, जो है प्रतीक। बिल्कुल, सिंबल्स। अब मान लीजिए मुझे एक मानचित्र पर एक बहुत बड़ी इमारत, एक घना जंगल और एक रेलवे ट्रैक दिखाना है। अब मैं असली आकार की ईंटें और लोहे की पटरियां तो कागज पर नहीं चिपका सकता ना, नहीं, ये तो असंभव है। और ना ही मैं बैठकर पूरे जंगल के हर एक पेड़ की पेंटिंग बना सकता हूँ। ये एक बहुत ही व्यवहारिक समस्या है सर। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार में आकृतियों को दिखाना संभव ही नहीं होता है, चाहे वो भवन हो, सड़कें हो, वृक्ष हो या रेल की पटरियां। हमारे पास कागज पर इतनी जगह ही नहीं होती। और अगर हम हर चीज का नाम लिखने बैठें तो भी कागज पर सिर्फ अक्षर ही अक्षर दिखाई देंगे। बिल्कुल। इसलिए इस समस्या को सुलझाने के लिए हम प्रतीकों का उपयोग करते हैं। अच्छा। मानचित्रकार आकृतियों को दर्शाने के लिए कुछ निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों और रेखाओं का उपयोग करते हैं। और सबसे खास बात यह है क्लास के ये प्रतीक कम स्थान में बहुत ज्यादा जानकारी दे देते हैं। जैसे मैम, अगर हमें पक्की सड़क दिखानी है तो हम असली सड़क की तस्वीर नहीं लगाते, हम बस 2 सीधी रेखाएं खींच देते हैं, है ना? जी हाँ, और अगर सड़क कच्ची है तो हम टूटी हुई रेखाओं का उपयोग करते हैं। इसी तरह एक बड़े से भवन को दर्शाने के लिए एक छोटा सा चौकोर आइकन बना दिया जाता है। बिल्कुल। एक पूरे जंगल को दर्शाने के लिए सिर्फ एक हरा गोलाकार पेड़ का चित्र काफी होता है। और रेल की पटरियों के लिए काले रंग की ट्रैक जैसी एक साधारण रेखा खींच दी जाती है। जी, और अगर कुएं जैसी जगह को दर्शाना हो तो एक गोल घेरे का उपयोग किया जाता है। लेकिन मैम, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपने मानचित्र में पेड़ को नीले रंग के त्रिकोण से दिखाऊं और कोई दूसरा व्यक्ति पेड़ को लाल रंग के गोले से दिखाएं? अगर ऐसा हुआ तो? अगर सब अपने अपने प्रतीक बनाने लगेंगे तो बहुत भ्रम पैदा हो जाएगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, और इसी भ्रम से बचने के लिए मानचित्रों की अपनी एक सार्वभौमिक भाषा होती है। यूनिवर्सल लैंग्वेज। जी, दुनिया भर के मानचित्रकार एक सहमति पर पहुंचे हैं कि कुछ बुनियादी प्रतीक हर जगह एक जैसे ही होंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि भाषा की दीवार टूट जाती है। एकदम सही। अगर आप कल को जापान जाते हैं और आपको वहाँ की भाषा नहीं आती, तब भी आप वहाँ का मानचित्र देखकर समझ जाएंगे कि नीली रेखाओं का मतलब नदी है और काले ट्रैक का मतलब रेलवे लाइन है। प्रतीक वास्तव में मानचित्र की अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं हैं। जी, ये वाकई में अद्भुत है। अब तक हमने समझा कि मानचित्र क्या है और उसके घटक क्या हैं। लेकिन मैम, अक्सर लोग एक और शब्द का उपयोग करते हैं जिसे खाका या स्केच कहते हैं। स्केच। यहाँ सबसे दिलचस्प बात आती है। क्या कोई भी चीज जो कागज पर जगहों को दिखाती है वो मानचित्र होती है? खाका मानचित्र से अलग कैसे है? ये एक बहुत ही बारीक लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है सर। हम हर रेखाचित्र को मानचित्र नहीं कह सकते। अच्छा। मान लीजिए आपको अपने किसी दोस्त को अपने घर का रास्ता समझाना है। आप जल्दी से एक पेपर पर पेन से कुछ लकीरें खींचते हैं, कहते हैं कि यहाँ से सीधे आना, इस चौक से मुड़ जाना और मेरे घर आ जाना। हाँ, हम अक्सर ऐसा करते हैं। क्या वो मानचित्र है? नहीं, वो एक खाका है। ऐसे इसलिए क्योंकि उस रेखा चित्र में कोई पैमाना नहीं होता ना? बिल्कुल सही। खाका मुख्य रूप से आपकी याददाश्त और अंदाजे पर आधारित होता है। उसमें ये गणित नहीं होता कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर। वह बस एक कच्चा चित्र होता है। लेकिन तकनीकी भाषा में अगर हम एक बहुत ही छोटे क्षेत्र का चित्र बनाते हैं और उसे एक बड़े पैमाने पर खींचते हैं तो उसे भी तो खाका कहा जाता है। हाँ, जब हम किसी छोटे स्थान की बात करें। एक मानचित्र आपको ये तो बता देगा कि शहर में आपका घर कहाँ है, लेकिन अगर आपको ये दिखाना हो कि आपके घर के अंदर कितनी दीवारें हैं या एक छोटे से पार्क में बेंच कहाँ रखी है, तो एक सामान्य मानचित्र पर इसे दिखाना असंभव है। यानी ये ऐसा है क्लास, जैसे हमने एक बहुत बड़े आवर्धक लेंस या मैग्नीफाइंग ग्लास से किसी छोटे से हिस्से को जूम इन कर लिया हो। बिल्कुल सर। जब हम इतनी बारीकी से किसी छोटे क्षेत्र का बहुत ही विस्तृत रेखाचित्र बनाते हैं, जहां हम दीवारों की मोटाई को कागज पर उतारते हैं, तो उसे हम खाका कहते हैं। सही कहा। मानचित्र हमें दुनिया की बड़ी तस्वीर दिखाता है और खाका हमें किसी छोटी सी जगह की सबसे सूक्ष्म जानकारी देता है। दोनों का अपना महत्व है। तो विद्यार्थियों, आज की इस गहन कक्षा में हमने बहुत कुछ सीखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो शिक्षा स्टोर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपने सवाल जरूर पूछें। अगर आपको इस वीडियो के हैंड रिटन नोट्स और बोर्ड PDF चाहिए तो आप शिक्षा स्टोर टीम के WhatsApp नंबर 7672883382 पर संपर्क कर सकते हैं।